हिंदी माध्यम के विद्यार्थी किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुने, ये हमारे मेंस एग्जामिनेशन में 500 अंक लेकर बैठे हुए हैं कि कभी भी किसी के कहने पर या किसी के इन्फ्लुएंस करने पर या किसी टीचर के कहने पर आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी ना चुने। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जिसकी किताब ही ना अवेलेबल हुई, तो आप उस पर कैसे लिख पाएंगे, कैसे उसे समझ पाएंगे? दिन में कितने घंटे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए? कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी भाषा लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर आप उसमें बेस्ट देंगे और आप बेस्ट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। हेलो दोस्तों, PW ओनली IAS के इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो अक्सर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुने, कौन कौन से वैकल्पिक विषय होते हैं और कैसे इसका चुनाव करें और किस तरीके से इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं कि वैकल्पिक विषय कौन कौन से होते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेंस एग्जाम में आप चुन सकते हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है, उनको कैसे चुनना है, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातें इसको चुनते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, कौन से ऐसे स्टेप हमें नहीं लेने हैं जिससे कि हमसे इसको चुनने में कोई गलती हो जाए। तो आज हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये वैकल्पिक विषय आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, यानी कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इनको चुनना क्यों बहुत संभाल के चुनना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसका जो सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे मेंस एग्जामिनेशन में 500 अंक लेकर बैठे हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 500 अंक इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से 250 अंक के दो पेपर आपको मिलेंगे और 250 अंक के दो पेपर मिलाकर 500 अंक बनते हैं। और फाइनली ये 500 अंकों में आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आपकी सफलता या असफलता यूपीएससी एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ऑप्शनल पर डिपेंड करती है और सही ऑप्शनल का चुनाव ही आपको आपकी सफलता को सुनिश्चित करा सकता है। तो ये अच्छे खासे अंक इसके अंदर होते हैं। अब बात ये करते हैं कि सर कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम चुन सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग यूपीएससी आपको ऑफर करता है 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने का आपको एक फ्रीडम देता है, आपको आजादी देता है। यानी 48 सब्जेक्ट में आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनकर जो है वो आप अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। इसमें कोर विषय जो होते हैं वो 25 हैं। जैसे कि आप जिसमें आ जाता है कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य एवं लेखा, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, ज्योग्राफी। इसके अलावा भूविज्ञान, जियोलॉजी, इतिहास, हिस्ट्री, विधि, लॉ, प्रबंधन, मैनेजमेंट, गणित, मैथमेटिक्स, यांत्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सीय विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, भौतिकी, फिजिक्स, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। ठीक है, तो ये 25 कोर विषय हैं। इन 25 कोर विषय में आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा बात यहीं पर नहीं थमती है, फिर जो है वो 22 भारतीय भाषाएं और एक इंग्लिश, उसको भी आप उसका जो साहित्य है उसको एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय की तरह से आप चुन सकते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं इसके अंदर शामिल हैं जिसके साहित्य को आप जो है अपना वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसमें असमिया आती है, बंगाली आती है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु,
उर्दू और बाद में अंग्रेजी। तो टोटल 48 ऐसे विषय हैं जिनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप अपनी मनमर्जी से चुन सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि मनमर्जी से कुछ नहीं होता है। यहां पर बात आएगी कि आपको बहुत संभाल के इन 48 विषयों में से एक विषय चुनना होगा। और इसमें आपको क्या बात ख्याल रखनी है, वो ख्याल इस बात का रखना है कि सबसे पहले मैं जो मानता हूं और जो एक एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी के कहने पर या किसी के इन्फ्लुएंस करने पर या किसी टीचर के कहने पर आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट कभी ना चुने। हमेशा जो पहला क्राइटेरिया ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का होना चाहिए वो आपकी रुचि होनी चाहिए और आपकी समझ होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में रुचि आपकी बन रही है, आप पहले जो भी आपको इनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट है, अगर 2-3 सब्जेक्ट आप उठा लें जिसको आपने कभी पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो तो आपको पढ़ने का इसमें इंटरेस्ट हो, तो ऐसे 2-3 सब्जेक्ट उठा लें और उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा पढ़कर देखें और देखें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा बन रहा है और किसको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी समझ बेहतर है, जिसको अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करना शुरू करिए कि हाँ, हम इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह से चुन सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, अपने आप डिसाइड करना है कि हमारा किसमें इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, जिसमें मैं बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, तो रुचि और समझ सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने का। ठीक है, दूसरा हमें क्या ख्याल रखना है, तो पहला तो ध्यान हो गया कि भाई रुचि और समझ देख लीजिए कि आपकी रुचि हो और समझ हो। और दूसरी जो चीज आपको देखनी है वो देखनी है कि दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट आपने चुना है, क्या उसका जो अध्ययन सामग्री है वो क्या इस मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। यानी कि उसका जो मटेरियल है, उसका जो कह सकते हैं कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है मार्केट में, क्या उसके नोट्स अवेलेबल हैं, क्या उसकी किताबें अवेलेबल हैं कि नहीं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जिसकी किताब ही ना अवेलेबल हुई, तो आप उस पर कैसे लिख पाएंगे, कैसे उसे समझ पाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो आपको देखना है कि अध्ययन सामग्री, जिस सब्जेक्ट को आप चुन रहे हैं उसकी अध्ययन सामग्री अवेलेबल है या नहीं है, उसकी कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है। कोचिंग देखिए, मैं यहां पर कोचिंग को ये नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग करनी ही जरूरी है, लेकिन मैं इसको सेकेंडरी कह रहा हूं कि मान लीजिए अध्ययन सामग्री, किताबें उताबें सारी अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट की, आप खुद समझ सकते हैं तो खुद पढ़ लीजिए, खुद तैयार कर सकते हैं तो खुद तैयार कर लीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, किसी आपको ऑप्शनल का अगर आपको किसी टीचर की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो आपको यह बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो आपको देखना है, जो तीसरी चीज देखनी है कि जो आपका विषय है, जो विषय आपने चुना है उसका जीएस में क्या कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। मतलब जैसे अगर बात की जाए तो आप मान लीजिए कि आपने जो है वो पॉलिटिकल साइंस ले ली, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपके जो है वो जीएस के पेपर में उसका इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें अगर आपका बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंस पर आपकी पकड़ है तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, साथ ही साथ जीएस के पेपर में भी वो कंट्रीब्यूट करती है। आप ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी भी जो है जीएस के पेपर में कंट्रीब्यूट करेगी। आ रही बात समझ में। आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स भी जीएस के पेपर में कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाते हैं जो जीएस में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, जीएस में भी आपकी मदद कर रही है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट जो है वो बेहतर माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर यहां पर आपको देखना होगा, आपका कोई सब्जेक्ट बहुत आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है और आपकी उसमें रुचि है, लेकिन अगर वो जीएस में कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद ही चुनना है और कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनना है चुनना है जिसमें आपकी रुचि और समझ भी है और साथ ही साथ वो जीएस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बेहतर ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है। मतलब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका जीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन आपकी समझ बहुत बेहतर है, आपको बहुत मजा आ रहा है उसको पढ़ने में, तो आप फिर जीएस की फिक्र मत कीजिए, वो आप तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसका जीएस में भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अगर एवरेज वाला मामला है कि भाई इतने सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कि आपको ऐसा सब्जेक्ट भी समझ में आ रहा है जिसका जीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं है और एक ऐसा सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है जिसका जीएस में कंट्रीब्यूशन
है और किसी में का नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाइए जिसका जीएस में कंट्रीब्यूशन है, जो जो आप जिसको तैयार करने पे आपको जीएस में भी आपकी मदद मिलेगी। समझ में आ रही बात? ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना होता है, ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया मैंने क्या बताया, विषय की समझ और उस पर आपका रुचि। दूसरा मैंने बताया अध्ययन सामग्री या आपको गाइडेंस अवेलेबल होना, और तीसरी बात की उसका देख लेना होगा कि क्या उसमें जीएस जो है वो जीएस में वो हेल्प करेगा या नहीं। इसके बाद आप क्या देखेंगे, सक्सेस रेट। इससे सबसे पहले सक्सेस रेट नहीं देखेंगे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशंस में क्या इस सब्जेक्ट को जो मैंने चुना है उसका सक्सेस रेट बेहतर रहा है, क्या उसमें जो है वो जितने लोगों ने उसमें मेंस का, इसका सारा डेटा जो है वो वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है। तो क्या अगर पिछले साल ज्योग्राफी इस सब्जेक्ट को लेकर कितने लोगों ने एग्जाम दिया और कितने लोग सफल फाइनली जो है सेलेक्टेड हुए, तो ये जो सक्सेस रेट होती है इसको भी देखना जरूरी होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1 2 3 अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, शानदार तरीके से आपको ये तीनों क्राइटेरिया में ये तीनों जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, तो सक्सेस रेट उसके बाद आपको देखनी है। अगर सक्सेस रेट नहीं भी दिख रहा है लेकिन आप बहुत अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इन 3 क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी भाषा लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर आप उसमें बेस्ट देंगे और आप बेस्ट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं कि पिछले साल जो है उस ज्योग्राफी से बहुत अच्छे लोगों का हुआ तो इस साल भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट ही होंगे, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्योग्राफी की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यह हुआ सफलता दर आपको देखनी है, लेकिन सफलता दर कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकती है कि आप इस सब्जेक्ट को चुने या नहीं चुने। इन क्राइटेरिया को पार करने के बाद इसको आप देख सकते हैं, अगर उसमें सफलता दर अच्छी है तो यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मार्गदर्शन और कोचिंग की उपलब्धता मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया देखिए और उसके बाद आप उन सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं जो सब्जेक्ट जो है आपको एज अ ऑप्शनल लेना है। अब अगर मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बच्चों बात करूं तो इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, जो पिछले सालों का ट्रेंड है और सारी चीजें हैं, उनको देखते हुए मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे बेहतर ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी माध्यम के लिए, जिसको लेकर ज्यादातर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सफल हो पाए हैं, तो उनमें से एक आता है समाजशास्त्र, दूसरा जिसे सोशियोलॉजी हम कहते हैं, दूसरा है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, इतिहास, इससे भी काफी अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी काफी अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, और ज्योग्राफी तो ऑल टाइम फेवरेट ही रहा है, ठीक है, और इससे भी काफी अच्छे सिलेक्शन हुए हैं। तो ये कुछ लोकप्रिय और वैकल्पिक विषय हैं जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे हम लोग अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं तो तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो सिलेबस, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को गहराई से समझें, बढ़िया से उसके टॉपिक, एक एक टॉपिक को आप उसके सिलेबस को उठा कर देखें कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर शामिल हैं। तो सिलेबस, चाहे आप जीएस की तैयारी करिए चाहे ऑप्शनल की तैयारी कीजिए, सिलेबस में गो थ्रू होना, उसको डिटेल में समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिलेबस समझ लीजिए कि आपकी पूरी गाइडलाइन है, इसके अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपको खुद गाइड करता है। तो सबसे पहले सिलेबस को गहराई से समझें, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ठीक है, जो आपने पढ़ा है या जो आपने देखा है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका प्रकार कैसा होता है, कैसे उसको लिखा जाता है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को के जो मॉडल आंसर जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको देखिए कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, क्या मैं ऐसे आंसर्स लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, या कोशिश करके लिखने की कोशिश करिए। तो एक बार पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी गो थ्रू हो जाएं। इसके अलावा हिंदी की जो हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमेशा स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा। मतलब ये नहीं है कि किसी के नोट्स पढ़ लिए तो हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी की गाइड पढ़ ली तो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं। सर,
आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। मतलब आप उसमें मतलब कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए, तोड़ मरोड़ के पूछा जाए तो भी आप उसका जवाब दे सकें। तो याद रखिएगा हमेशा स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो कीजिए, कभी भी आप किसी गाइड सिर्फ नोट्स के, हाँ आपने स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर ली है, उसके बाद आप चाहें तो किसी के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हैं, प्रिंटेड नोट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, उसे गो थ्रू होना है, खूब अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आंसर राइटिंग का बड़ा ख्याल करें। आंसर राइटिंग, पहले छोटे छोटे आंसर्स लिखने शुरू करें। पहले उस तरीके के आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे जिस तरीके से आप लिखना चाह रहे हैं, या जिस तरीके के स्टैंडर्ड जो है वो मॉडल आंसर लिखे जाते हैं उस तरीके के आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। इसके अलावा इस बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज चलती हैं, तो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। आप इसे अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए अगले साल आप एग्जाम देना चाहते हैं तो अक्टूबर नवंबर से ही जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है, उससे पहले से भी कई इंस्टीट्यूशन जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। आप टेस्ट सीरीज में को ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज में टेस्ट देखें, इवेल्युएशन देखें, मतलब जो टीचर इवेल्युएट कर रहा है उसको देखें, कहां कमियां रह गई, कहां पे हमें सुधारना है, उस पर काम करें। तो टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में अपना इवेल्युएशन कराकर अपनी कमियों को समझना है और फिर आगे बढ़ना है। अब सर रोज एक सवाल आता है बच्चों के, सर कितना मतलब क्या मतलब दिन में कितने घंटे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए, क्योंकि जीएस का तो इतना बड़ा सिलेबस है, तो हमें ऑप्शनल के लिए कितना सब्जेक्ट समय देना चाहिए। तो याद रखिए कि अगर आज अगले साल आपको एग्जाम देना है या अगले से अगले साल आपको एग्जाम देना है तो कम से कम अभी रोज 2 से 3-4 घंटे जो है आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को जरूर दीजिए। 2 से 3 घंटे से कम ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने से आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अगले साल एग्जाम देंगे तो जनवरी फरवरी से आपको फोकस होना होगा अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो आपके पास जो समय आज से अगर जोड़ा जाए तो 6 से 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद आप पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स के बिना निकले हुए आप मेंस दे ही नहीं सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आज से स्टार्ट अगर आपने किया तो आप जनवरी फरवरी तक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करें। इसके लिए रोज 2-3 घंटे जो सेल्फ स्टडी होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की वो करें, कोचिंग वाला मिला के नहीं, खुद करें, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली जो है टॉपिक का टेस्ट दें, साथ ही साथ जो आंसर इवेल्युएशन है वो खुद भी करें, और साथ ही साथ जो मेंटोर्स हैं उनसे भी इवेल्युएशन करवाएं, जो आपके गाइड हैं, जो आपके टीचर हैं, उनसे भी उसको इवेल्युएट करवाकर अपनी कमियों को समझें और उसे सुधारने की कोशिश करें। तो इस तरीके से आप समय प्रबंधन करके ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमेशा जो याद रखिएगा कि विषय की जो समझ है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, तो विषय को गहराई से समझना होगा। इसमें जो है जीएस की तरीके से आपको सिर्फ ऊपरी नॉलेज नहीं लेनी है, बल्कि आपको गहराई से विषय की समझ बढ़ानी है। साथ ही साथ अपना जो है वो खुद एग्जाम्पल सेट करना है, अपने एग्जाम्पल्स जो है सरल भाषा में अपने एग्जाम्पल्स खुद लिखने हैं। अगर कहीं पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्पल लिखने आए तो उसमें ऑप्शनल में एग्जाम्पल लिखिए, लेकिन जो है वो एग्जाम्पल एक सरल भाषा में होने चाहिए, और कोशिश करिए कि बहुत रियलिस्टिक होने चाहिए। आसपास की जो घटनाएं हैं या आसपास की जो हम लोग इस दिन दुनिया में जो भी घट रहा है उसको समझकर और उसको कोट करें, जिससे कि अपने जो आंसर्स हैं उनको सरल बना सकें और उनको स्पष्ट तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो यहां पर करना होगा, और निरंतर अभ्यास आपको करते ही रहना, यह बात मैंने पहले ही बता दी। तो ओवरऑल सही वैकल्पिक विषय का चुनाव सफलता की पहली सीढ़ी है। तैयारी को योजना और समर्पण के साथ करें, हिंदी माध्यम में भी उच्च रैंक लाई जा सकती है। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट बेहतर ढंग से चुना जाए तो उच्च रैंक डेफिनेटली हिंदी भाषा में भी आ सकती है। और जिस तरीके से मैंने आपको पूरा तरीका बताया है कि क्या ख्याल रखना है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने में और कैसे उसकी तैयारी करनी है, अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं और इसी तरीके से आप चीजों को फॉलो करते हैं बच्चों, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स को आपके क्लियर किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।